वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में आईवी इन्फ्यूजन होता है. इन्फ्यूजन में क्या होता है, ड्रग जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट को फॉलो करता है. ड्रग जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट को फॉलो करता है एंड एलिमिनेट होता है बॉडी से. इसके ग्राफ्स कैसे होंगे, इन्फ्यूजन रेट, इन्फ्यूजन अगर स्टॉप हो गया बीच में तो कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का कम हो जाएगा. सो दीज आर, ये बहुत बेसिक्स है और यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है. स्लोप माइनस के ई बाई 2.303. स्लोप हमेशा याद रखना, कोई भी ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, तो उसका क्या स्लोप आता है, क्या इक्वेशन है, ये जरूरत है. फिर इधर से इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, तो सी मैक्स, टी मैक्स, एयूसी, ये सारे असेसमेंट कंपलसरी है याद करना. ठीक है. सी मैक्स, टी मैक्स, एयूसी, एक्सेप्ट आईवी और एनी अदर वेसल, जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है हम उसको एक्स्ट्रा वैस्कुलर बोलते हैं. सो इसमें अब्जॉर्प्शन 100% नहीं होगा. आईवी में 100% ड्रग अब्जॉर्प्शन होता है, एक्स्ट्रावैस्कुलर में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. सो when a drug is administered by extravascular route, absorption is a prerequisite for therapeutic activity. So rate of absorption may be described mathematically as zero और first order. ये याद है, zero और first order मतलब drug absorption कैसा हो रहा है, zero order या first order. A large number of plasma concentration time profiles can be described by a one compartment model with first order absorption and elimination. However, under certain conditions, the absorption of some drugs may be better described by assuming zero order kinetics. तो zero order, first order, जो same orders of reaction है वही पढ़ना है. Zero order absorption is characterized by a constant rate of absorption. Absorption अगर constant rate में होता है means zero order में कोई भी factor dependent नहीं होता. अगर absorption process is going constant तो कोई भी factor depend नहीं होता. That is why वो zero order होता है. Now this is plasma concentration time profile. ये सबको मैंने बताया था. दिस इज अब्जॉर्प्शन फेज, दिस इज पोस्ट अब्जॉर्प्शन या एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म फेज, और ये तो पूरा एलिमिनेशन फेज हुआ. जो मैक्सिमम पीक है इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन रेट. यहाँ पे एलिमिनेशन रेट से इक्वल होता है. ये आई थिंक तो मैंने सबको क्लास में बोला है एंड इवन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया. एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू एलिमिनेशन रेट. अब जीरो ऑर्डर अब्जॉर्प्शन क्या होगा, ड्रग एट एक्स्ट्रावैस्कुलर साइट, जीरो ऑर्डर अब्जॉर्प्शन, ब्लड एट हेल्दी टिश्यूज और एलिमिनेशन. ये था जीरो ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन मॉडल फॉर एक्स्ट्रावैस्कुलर कैसा होगा, ड्रग एट एक्स्ट्रावैस्कुलर साइट, फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन, ब्लड एंड अदर टिश्यूज, एलिमिनेशन. और असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में वही सी मैक्स एंड टी मैक्स, सेम वही इक्वेशन है सब जगह. देखो इक्वेशन सेम है, सिर्फ टी मैक्स को रिफ्रेम करके लिख दिया है. एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट. कैसे कैलकुलेट होते हैं, बाय द मेथड ऑफ रेसिड्यूअल्स. सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, इधर से सब लोग मार्क कर लो. एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट जो कैलकुलेशन मेथड है उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ रेसिड्यूअल्स. This technique is also known as feathering, peeling and stripping. Absorption rate constant, it can be calculated by the method of residuals. The technique is also known as feathering, peeling and stripping. Same वही है कि concentration at time 0, उसके बाद increase होता है at peak और उसके बाद वो decrease होने लगता है. So ये same plasma concentration of single dose, same वही explain करता है पर अलग अलग drugs के थोड़े अलग अलग आता है. यहाँ जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, दिस इज वैगनर नेल्सन मेथड. ये मेथड का सिर्फ नाम जीपैट के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इक्वेशन, ये जो डेरिवेशन है, ये जो डेरिवेटाइजेशन है, ये कॉलेज की सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है. वैगनर नेल्सन मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट. फाइनल इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है. आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल डोज ऑफ अ ड्रग एट एनी गिवन टाइम, द अमाउंट ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. कितना अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया is the sum of amount of drug in body x and the amount of drug eliminated from the body xe. तो हमारे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब हुआ, कैसे पता चलेगा कि हमने कितना अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी है प्लस अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. इसका अगर हम एस्टिमेशन करेंगे सो वी कैन नो व्हाट इज द अब्सॉर्प्शन. फिर x इक्वल्स टू vd इनटू c, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी. सो xe भी यही है, ke इनटू vd. सिर्फ इक्वेशन को रिफ्रेम करके इनटू AUC. AUC मतलब क्या होता है, रेट एंड एक्सटेंट. तो इससे हमें पता चलता है. फिर सिंपली XA इक्वल्स टू VD इनटू C प्लस KE इनटू VD. इसको सिर्फ रीफ्रेस करके अगर हम लिखे तो सेमीलॉग प्लॉट बनता है. अगर हम इक्वेशन को रीफ्रेस करके लिखते हैं देन वी कैन ड्रॉ अ सेमीलॉग ग्राफ एंड अगेन द स्लोप विल रिमेन द सेम, माइनस KE बाय 2.303. सो वैगनर नेल्सन मेथड, ये इंटायर चैप्टर में सिर्फ एक ये मेथड है जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वैगनर नेल्सन मेथड. नाम इंपॉर्टेंट है.
बाकी जो पूरा डेरिवेटाइजेशन है ये कभी कभी एग्जाम में आता है, वैगनर नेल्सन मेथड फॉर के डिटर्मिनेशन का मेथड दिखाने। यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, तो मैंने यही बोला था कि अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन या बायो अवेलेबल डोज या कितना अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया है, अगर हमें ये जानना होगा। ओके, दीपिका इज सेइंग दैट द लेक्चर इज गोइंग फास्ट। ओके, नाउ आई विल टीच स्लो, कोई बात नहीं। यूरिनरी ओके, कंपार्टमेंट मॉडलिंग में ना बहुत सारे पहले बताती हूँ, बहुत सारी इक्वेशंस है जो आप लोग को नहीं पढ़ने, या सिर्फ समझ के आगे बढ़ जाओ क्योंकि वो नहीं आते एग्जाम में। बायोफार्म में अगर 3-4 क्वेश्चन आ गया बायोफार्म से जीपैट में तो बहुत है ना। फार्मास्यूटिक्स से टोटल आई थिंक सो 28 की 38 क्वेश्चंस लिखा रहता है ना। फार्मास्यूटिक्स सिर्फ इंटायरली, तो उसमें भी बायोफार्म से अगर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा। 2 कैसे आएंगे एकदम जो आपको रटा हो वैसा ही आएगा, जो एकदम डायरेक्ट पिन पॉइंट अगर याद है तो ही आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे वैसे। एंड 2 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें से कंपार्टमेंट मॉडलिंग नहीं आया है कभी भी। सो कंपार्टमेंट मॉडलिंग में जितने भी इक्वेशंस है सिर्फ एक बार देख देख के आगे बढ़ो। ये याद रखना, डेरिवेटाइज करना ये इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, जो मैंने आप लोग को स्लाइड में पढ़ाया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ की कैलकुलेशन वो इंपॉर्टेंट है, उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स तो करवाऊंगी, है ना। बाकी कंपार्टमेंट मॉडलिंग पर्टिकुलरली ये चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ वैगनर नेल्सन, बस ये चाहिए मेथड पढ़ लेना, बाकी कुछ इससे और इंपॉर्टेंट नहीं बचता है। फर्स्ट और जितना भी मैंने कंपार्ट फार्माकोकाइनेटिक बेसिक कंसिडरेशंस में, दैट वाज इनफ, वो कंप्लीटली इनफ था कंपार्टमेंट मॉडलिंग का नॉलेज के लिए। ये फिर आपका ये मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि सिलेबस में है, इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, अब यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा हम क्यों लेते हैं, सपोज कितना अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में है, इसका इवैल्यूएशन कैसा होगा, या तो आप डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे ब्लड निकालो और उसको बाय एचपीएलसी यूवी से एनालाइज करो कि इतना अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में पहुंचा है एट 5 आवर्स, 10 आवर्स, 20 आवर्स, या तो यूरिन कलेक्ट करना होगा एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स एंड यूरिन में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट हुआ है ये पता चलता है। तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट होगा मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में पहुंचा है माइनस करके निकलता है। सो यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा इसलिए जरूरी है। This method is useful when there is a lack of sufficiently sensitive analytical techniques. अब suppose blood का estimation के लिए कि कितना amount of drug blood में गया है, अगर कोई एनालिसिस के लिए वैसा कुछ नहीं होगा, एचपीएलसी नहीं होगी या बायो एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट एचपीएलसी में नहीं होगा, तो कैसे करना है, तो हमें यूरिन कलेक्ट करके यूरिन का करना, रिजल्ट दोनों का सेम। तो अगर एनालिटिकल मेथड डेवलप नहीं होगा देन वी कैन गो फॉर यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा। ओके, दिस मेथड इज नॉन इन्वेसिव एंड देयरफॉर बेटर पेशेंट कंप्लायंस इज अश्योर्ड। नॉन इन्वेसिव क्यों, हम ब्लड कैसे निकालेंगे, इंजेक्शन के थ्रू। तो सोचो आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर, 1 घंटा, 2 घंटा, अगर आपको इतना टाइम पॉइंट्स पे ब्लड निकालना हो तो आपको लगता है पेशेंट आपको परमिशन देगा कि लो मेरे बॉडी से इंजेक्शन डालो और निकालो ब्लड, नहीं मिलता है। सो यूरिन एक्सक्रीशन डेटा नॉन इन्वेसिव होता है। Then this method is more convenient since it allows collection of urine samples in comparison to drawing of blood periodically. So this is more convenient. ठीक है? Then a less sensitive analytical method is required. इसके लिए high advanced HPLC लगता है, इसमें नहीं लगता है. First order elimination, excretion and absorption rate constant can be computed. First order metabolism or extrarenal excretion rate constant can be calculated. तो कैलकुलेशन तो मेरे को मैंने बताया था, सीमैक्स, टीमैक्स, एयूसी प्लाज्मा के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, टी कितना टी अमाउंट ऑफ टाइम जितना एलिमिनेट हुआ, फिर एयूसी की जगह में dx/dt करते हैं और xc करते हैं फॉर सीमैक्स। सो वही सारे एडवांटेजेस हैं। क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटेड ड्रग अनचेंज्ड डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द प्लाज्मा टाइम ग्राफ। सो ये क्लियरेंस का कैलकुलेशन है। नाउ क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, क्या क्राइटेरिया होता है कोई भी एक्सक्रीशन डेटा निकालने के लिए। इससे पहले जो था वो प्लाज्मा स्टडीज, मतलब हम ड्रग को बॉडी के अंदर से हम ब्लड निकालते हैं और उसके अंदर कितना ड्रग पहुंचा उसका एनालिसिस करते हैं, पर वो फिर भी डिसएडवांटेजेस होता है क्योंकि पेशेंट आपको हर 15-20 आधा घंटा 1 घंटा में इंजेक्शन लेने नहीं देगा। पर यूरिन कलेक्शन कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है, सो इसलिए हम यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा पे ज्यादा जाते हैं। नाउ क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, a significant amount of drug must be excreted unchanged in the urine. अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, बहुत ड्रग्स क्या होता है डिफरेंट फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। मैंने बोला था स्किन से भी एक्सक्रीट होता है, बाइल से भी एक्सक्रीट होता है, डिफरेंट फॉर्म में एक्सक्रीशन हो सकता है। सो ड्रग्स, हम ये यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी उन्हीं टाइप की ड्रग्स के लिए कर सकते हैं जो ड्रग मोस्टली यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो, ठीक है।
The analytical method must be specific for the unchanged drug. Analytical method must be specific for the unchanged drug. Metabolite should not interfere. जो मेथड हम डेवलप करेंगे HPLC में, ठीक है, वो मेथड स्पेसिफिकली सिर्फ अनचेंज ड्रग को आइडेंटिफाई करना चाहिए. वो ड्रग तो मेटाबोलाइट भी बन जाता है बॉडी में क्योंकि इतने एंजाइम्स रहते हैं, वो मेटाबोलाइट डिटेक्ट नहीं करना चाहिए, वो स्पेसिफिकली सिर्फ वही ड्रग के लिए होना चाहिए. Water loading should be done by taking 400 ml of water after fasting overnight to promote diuresis and enable collection of sufficient urine samples. तो ड्रग के साथ साथ वाटर कंटेंट भी होना चाहिए. अगर वाटर नहीं हुआ तो फिर यूरिन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी. सो एवरीथिंग मैटर्स ओवर हियर, है ना. प्लाज्मा में ये सब झमेले नहीं होते, सीधा ब्लड निकालो, बट इसमें होता है. Then, before administration of drug, the bladder must be emptied completely after 1 hour from water loading, and the urine sample taken as blank. The drug should then be administered with 200 ml of water and should be followed by 200 ml given at hourly intervals. मतलब सबसे पहले ब्लैंक लेना है, ड्रग खाने से पहले 200 ml पानी पीना है, और फिर जब वो यूरिनेट हुआ तो उसको कलेक्ट करना है. दैट इज जीरो, क्योंकि उस पर हमारा ड्रग नहीं है. फिर ड्रग के साथ 200 ml पानी पीना है. फिर जब फर्स्ट यूरिन हुआ वो पहला सैंपल. फिर आर्ली बेसिस में पानी पीते रहना है. तो बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन होगा एट डिफरेंट. सोचो अगर टाइम इंटरवल 0 है, 15 मिनट्स है, 30 मिनट्स है, तो इतना जल्दी जल्दी तो यूरिनेट नहीं करता है इंसान. इसलिए वाटर इंटेक शुड ऑलवेज बी देयर. तो ये सब थोड़े झमेले हैं यूरिन स्टडीज के लिए, है ना. Volunteers must be instructed to completely empty their bladder while collecting urine samples. मतलब ऐसा नहीं कि हाफ यूरिनेट किया हाफ नहीं किया जल्दी में. कंप्लीटली ब्लैडर को यूरिनेट करना होता है या कंप्लीटली खाली करना होता है, तभी पता चलेगा ना कि कितने यूरिन में कितना ड्रग आया. Frequent sampling should be done in order to obtain a good curve. During sampling, the exact time and volume of urine excreted should be noted. An individual collection period should not exceed 1 biological half-life of the drug and ideally should be considerably less. मतलब कब तक करना है? 1 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. अगर ड्रग बॉडी में 7 आवर्स तक रहता है, मतलब नॉर्मली जो हम पढ़े, इतना जो लिटरेचर में हमें पता चला कि हमारा ड्रग 7 घंटे तक बॉडी में रहता है, तो दैट इज इट्स बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. कि इतना टाइम तक ड्रग हमारे बॉडी के अंदर रहता है. सो दैट इज दी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. तो हमें कम से कम 7 से 8 घंटे तक की स्टडी करनी होगी. ठीक है, यहाँ लिखा है कि कितने घंटे तक हम स्टडी कर सकते हैं, तो ड्रग की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ पे वो डिपेंड होता है. Urine samples must be collected for at least 7 biological half-lives in order to ensure collection of more than 99. कहाँ लिखा है 7 biological half-lives. 7 biological. सोचो 7 घंटे हैं तो आपको फिर भी 7 से 49 आवर्स तक स्टडी करना होगा. Changes in urine pH and urine volume may alter the urinary excretion rate. तो urine pH बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपका यूरिन पीएच चेंज होता है तो ड्रग क्या होगा, इजेक्ट होने से यूरिन आयोनाइज हो जाएगा. भले वो बॉडी में अनआयोनाइज स्टेट में हो, बट वो यूरिन में जाके आयोनाइज होगा. भले उसने सारे बैरियर्स पास करके ऑर्गन तक वो पहुंच गया अनआयोनाइज स्टेट में, थेराप्यूटिक एफिकेसी भी दिखा दी, अब वो मेटाबोलाइज हो रहा है, मेटाबोलाइज होकर वो किडनी में पहुंच के यूरिन में गया, यूरिन में वो आयोनाइज हो गया. तो अगर वो यूरिन हम कलेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है कि वो ड्रग आयोनाइज हो गया, मींस इट इज इन इट्स अनचेंज्ड फॉर्म. तो अगर वो चेंज हो, सॉरी इट इज इन इट्स चेंज फॉर्म, तो चेंज फॉर्म और ड्रग मेटाबोलाइट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, क्योंकि जो एनालिटिकल मेथड मैंने बोला इट शुड ओनली बी फॉर द ड्रग एंड नॉट इट्स मेटाबोलाइट. ये समझ में आया कि यूरिन की पीएच अगर चेंज होगी तो ये डिफिकल्टी क्या होता है यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज करने में. सबको समझ में आया? बताओ, अंडरस्टूड कि कहाँ गलती होती है, लाइक यूरिन पीएच एंड यूरिन वॉल्यूम में अंडरस्टूड की डिफरेंस क्या होता है? अजीत, दर्शना, मनीष, अगर यूरिन पीएच चेंज हो गया, क्योंकि यूरिन अल्कलाइन भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है. अगर एसिडिक हुआ और हमारा ड्रग अल्कलाइन फॉर्म में यूरिन तक आया, अनचेंज फॉर्म में, तो यूरिन में वो चेंज हो जाता है. और अगर यूरिन में चेंज हो गया तो हमारा एचपीएलसी सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो सिर्फ ड्रग को डिटेक्ट कर पाए, नॉट इट्स मेटाबोलाइट. ओके दीपिका, अब समझ में आ रहा है? और शुड आई गो मोर स्लो? टेल मी एवरीवन. मनीष, अनुज, और स्लो जाना है? बताओ कि कोई डाउट है, बताओ, कोई भी लिखो, कोई डाउट है तो. ओके नाउ देखो, यूरिनरी एक होता है जो आप लोग के पता नहीं, मैं जब फाइनल ईयर में थी ना बी फार्म में, तो हमें लैब प्रैक्टिकल में ये कैलकुलेशंस देते थे. ठीक है, या तो दे देंगे टाइम एक प्लॉट रहेगा, यूरिन प्लाज्मा यूरिन दे देंगे कितना हुआ, और फिर ये जो टेबल है ना ये हमें खुद बनाना होता था. एंड सिर्फ यही, मतलब ये फाइनल ईयर में कैलकुलेशंस होते थे. फिर और क्या होता था, प्लाज्मा में टाइम और प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ये जो बाकी कॉलम्स है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज हुआ, कितना परसेंट क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज हुआ, ये खुद कैलकुलेट करना होता है. तो ये जो पढ़ रहे हो ना इसको अच्छे से समझना, बिकॉज
मेरे प्रैक्टिकल्स में था, बी फार्म फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के फाइनल्स में था ये, ठीक है। ये आप लोग का भी होगा, सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर में हम लोग को लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करना होता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे ड्रॉप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी आते हैं और प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो प्रैक्टिकल्स करवाएंगे ना आपके कॉलेजेस में, ये हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए। सैंपल टाइम ऑफ यूरिन कलेक्शन, कितना टाइम है, 0 to 2 hour, 2 वॉल्यूम ऑफ यूरिन कलेक्टेड, ये वेरिएबल होता है देखो, क्योंकि हमेशा आदमी सेम वॉल्यूम ऑफ यूरिन नहीं यूरिनेट करेगा, सो दैट कैन बी वेरिएबल। कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ अनचेंज ड्रग इन यूरिन, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आया, यूरिन कलेक्शन, टाइम डिफरेंस, मतलब 0 to 2 2 घंटा, 4 to 2 2 घंटा, 6 to 4 2 घंटा, वैसे करके 24 to 12 12 घंटे, ये सब माइनस करके। मिड पॉइंट ऑफ यूरिन कलेक्शन 1 2 और 4 के बीच क्या नंबर आता है 3, 4 और 6 जो यहाँ पे इसके बीच क्या नंबर आता है 5, सो मिड पॉइंट ऑफ यूरिन कलेक्शन करना है। अमाउंट एक्सपीडेड इन टाइम, अमाउंट एक्सपीडेड इन टाइम, सो dx by dt, मतलब dx डिवाइडेड by dt, ऐसे करते 250, ये नहीं अमाउंट ये कैलकुलेटेड पहले से रहता है। एक्सप्रेशन रेट mg by डिवाइडेड by h, क्यूमुलेटिव अमाउंट सिर्फ इसको और इसको प्लस करते हैं, 17 प्लस 7.5, ये क्यूमुलेटिव होता है, पिछला कॉन्सेंट्रेशन से प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन प्लस करना है। एंड अमाउंट रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड, ओरिजिनल कितना कॉन्सेंट्रेशन था एंड अभी कितना है उसको माइनस करके अमाउंट रिमेनिंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है। सो ये टेबल आप लोग प्रैक्टिकल्स में बनाओगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट फ्रॉम यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, नाउ दिस इज, रिमेंबर ये चैप्टर में यही पार्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अच्छे से बता रही हूँ, है ना। रेट ऑफ एक्सक्रीशन मेथड एंड सिग्मा माइनस मेथड, दो मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ के ई। के ए डिटर्मिनेशन के लिए सिर्फ वैगनर नेल्सन मेथड, राइट इट डाउन। के ए और अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के लिए सिर्फ वैगनर नेल्सन मेथड ही जरूरत है। के ई के लिए क्या होता है, के ई मींस एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और इसके लिए जो दो मेथड्स है वो है रेट ऑफ एक्सक्रीशन मेथड एंड सिग्मा माइनस मेथड, सिग्मा माइनस मेथड। सेम उसका भी डेरिवेशन है बट फाइनल जो भी है वो यही आता है, log dx by dt इक्वल्स टू log kx minus kt by 2.303। तो स्लोप इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड, अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड, log dx by dt मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड बाय टाइम विल डिक्रीज, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एक्चुअली एक्सक्रीटेड आउट कंटिन्यूअस होता है, तो एट टाइम 0 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग विल एक्सक्रीट, फिर स्लोइंग वो कम होते जाता है। Sigma minus method, a disadvantage of rate of excretion method in estimating Ke is the fluctuations in the rate of drug elimination are observed to a high degree. Fluctuation होता है, so we go for sigma minus method. Sigma minus method में हमें ये कॉलम का जरूरत पड़ता है, amount remaining to be excreted। यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है, दिस इज रेट ऑफ एक्सक्रीशन मेथड, इसमें क्या होता है, हम इस कॉलम को अमाउंट एक्सक्रीटेड इन टाइम बाय टाइम, इसको हम प्लॉट करते हैं, ये दो कॉलम को हम प्लॉट करते हैं, अमाउंट एक्सक्रीटेड इन टाइम इंटरवल डिवाइड वर्सेस एक्स एक्सिस में ये टाइम होता है। बट सिग्मा माइनस मेथड में अमाउंट रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड बाय टाइम, तो दो अलग अलग प्लॉट्स बनते हैं। तो रिमेंबर ये जो आप लोग का एग्जाम आएगा ना, अगर प्रैक्टिकल्स में कभी ये करवाया तो दोनों बोलेंगे कि सिर्फ आपको ये दो दे देगा, आपको दे देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ डेटा आपको करना है, ऑब्जर्वेशन वो देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डेटा आपको करना है। ट्रीटमेंट ऑफ डेटा ऐसा होता है, ठीक है। सिग्मा माइनस मेथड में अमाउंट रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड का यूज होता है, इसमें अमाउंट रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड डिवाइड बाय टाइम, तो ये पॉजिटिव स्लोप पे ग्राफ देगा।